हेलो बच्चों, आज हम क्लास 8 की हमारे आदर्श पुस्तक से पाठ 7 हर्षवर्धन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 7 हर्षवर्धन। ईसा की 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध की बात है। प्रयाग में बहुत बड़े दान समारोह का आयोजन किया गया था। संपूर्ण भारत के लोग दान दक्षिणा पाने के लिए एकत्र थे। राजा दान दक्षिणा की सभी वस्तुओं को, यहाँ तक कि राजकोष की संपूर्ण संपत्ति और अपने शरीर के समस्त आभूषणों को जब दान दे चुका, तो एक व्यक्ति ऐसा रह गया जिसे देने के लिए उनके पास कुछ शेष नहीं था। दानार्थी बोला, राजन, आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा है, मैं वापस जाता हूँ। राजा ने कहा, ठहरो, अभी मेरे वस्त्र शेष हैं जिन्हें मैंने दान नहीं दिया है। और पास खड़ी बहन से अपना तन ढकने के लिए दूसरा वस्त्र मांगकर उसने अपना उत्तरीय उतारकर उस याचक को दे दिया। गदगद स्वर से जनसमूह ने हर्ष ध्वनि की। राजा चिरंजीव हो, उनका यश अमर रहे आदि नारे लगाए। जन जन को अपनी दानशीलता से मुग्ध करने वाले यह राजा और कोई नहीं, दानवीर हर्षवर्धन थे। 590 ईस्वी के ज्येष्ठ माह में रानी यशोमती के गर्भ से हर्ष का जन्म हुआ था। उनके पिता प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के योग्य एवं प्रतापी शासक थे, जिन्होंने भारत पर आक्रमण करने वाले हूणों का बड़ी कुशलता से दमन किया था। पिता की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन गद्दी पर बैठे। इसी बीच मालवा के राजा देवगुप्त ने हर्ष की छोटी बहन राज्यश्री के पति गृहवर्मा की हत्या कर दी। गृहवर्मा कन्नौज का राजा था। राज्यश्री को कैद करके कारागार में डाल दिया गया था। इस अपमान का बदला लेने के लिए राज्यवर्धन ने मालवा पर चढ़ाई कर दी और युद्ध में विजयी हुए, किंतु लौटते समय बंगाल के राजा शशांक द्वारा मार डाले गए। हर्ष अभी 16 वर्ष के नहीं हुए थे। भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर अत्यधिक दुखी हुए और राजपाट छोड़ने को तैयार हो गए। इस पर मंत्रियों ने उन्हें बहुत समझाया और राजा बनने की सविनय प्रार्थना की। तब शिलादित्य उपनाम ग्रहण करके वर्ष 606 ईस्वी में वह कन्नौज के सिंहासन पर बैठे। अब तरुण हर्ष के सामने 2 काम थे। एक तो अपनी बहन को ढूंढ कर लाना, दूसरे अपने भाई के हत्यारों को दंड देना। इसके लिए उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह इस दोहरी स्थिति से अत्यधिक उद्विग्न हो गए थे। इसी बीच हर्ष के कर्मचारियों ने उन्हें दिग्विजय के लिए प्रेरित किया। हर्ष ने पहले शशांक को परास्त किया, उसके बाद बहन राज्यश्री का पता लगाया, जो पति की मृत्यु से दुखी होकर जंगल में चिता में जलने जा रही थी। अपनी बहन को वे ले आए और उसे जीवन पर्यंत अपने पास रखा। इसके बाद हर्ष ने उत्तरी भारत के विभिन्न राज्यों को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया और अपने राज्य में पूर्ण शांति स्थापित की। दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने में वह असफल रहे। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय नामक राजा ने उन्हें नर्मदा नदी से आगे नहीं बढ़ने दिया। हर्ष एक कुशल सेनापति एवं शूरवीर योद्धा थे। नेतृत्व करने की उनमें अपूर्व क्षमता थी, जिसके बल पर उन्होंने 30 वर्ष से अधिक समय तक शांतिपूर्वक राज्य किया। हर्ष एक प्रजावत्सल राजा थे। प्रजा के हित के लिए उन्होंने अनेक महान कार्य किए। हर्ष के कार्यकलापों के विषय में विशेष वर्णन चीनी यात्री ह्वेन सांग के लेखों में मिलता है, जो 630 ईस्वी में भारत में बौद्ध धर्म के पवित्र स्थानों को देखने तथा बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को लेने आया था। हर्ष के समय में भारत को अपने इतिहास के एक अत्यंत भव्य युग को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हर्ष धार्मिक विषयों में उदार और विद्या प्रेमी थे। प्रयाग की सभा में वह सभी वर्णों, जातियों, धर्मों और संप्रदायों के लोगों को निष्पक्ष होकर दान देते थे। बुद्ध की मूर्ति के साथ साथ सूर्य और शिव की मूर्तियों का भी सम्मान करते थे। वह इतने बड़े दानी थे कि युद्ध सामग्री के अतिरिक्त सब कुछ दान दे देते थे। उन्होंने नगरों तथा गांवों के राजमार्गों पर धर्मशालाएं बनवाईं, जिनमें भोजन और चिकित्सा का प्रबंध था। हर्ष स्वयं विद्वान होने के साथ साथ विद्वानों के आश्रयदाता भी थे। बाण भट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे, जिन्होंने
कादम्बरी की रचना की थी। बाणभट्ट ने हर्ष के काव्य कौशल, ज्ञान और उनकी मौलिकता की भूरि भूरि प्रशंसा की है। हर्ष ने संस्कृत भाषा में रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे। साथ ही एक व्याकरण ग्रंथ की भी रचना की है। प्राचीन भारत की साहित्यिक समालोचना में हर्ष को उच्च श्रेणी का कवि माना जाता है। उक्त रचनाओं के अतिरिक्त कुछ अन्य निबंध हैं जिनकी रचना का श्रेय हर्ष को ही दिया जाता है। हर्ष सरकारी जमीन की आय का एक चतुर्थांश विद्वानों को पुरस्कृत करने में और दूसरा चतुर्थांश विभिन्न संप्रदायों को दान देने में खर्च करते थे। विद्वान कवियों के अतिरिक्त अच्छे धर्म प्रचारक भी उनकी राजसभा की शोभा बढ़ाते थे। इनमें सागरमती, प्रज्ञारश्मि, सिंहरश्मि और ह्वेन-त्सांग आदि प्रमुख हैं। हर्ष की नीति अहिंसावादी थी। उन्होंने अपने राज्य में सर्वत्र मांसाहार को निषेध कर दिया था। उन्होंने जीव हिंसा पर भी रोक लगा दी थी तथा कठोर दंड का प्रावधान कर दिया था। हर्ष के समय में वास्तुकला, शिल्प, गृह निर्माण के अतिरिक्त विविध कलाओं में भी भारत बहुत उन्नत था। ह्वेन-त्सांग ने उस काल के नाना प्रकार के वस्त्रों का भी विशेष उल्लेख किया है। नगरों में कन्नौज, प्रयाग, मथुरा, थानेश्वर, हरिद्वार, रामपुर, पीलीभीत, अयोध्या, कौशाम्बी, वाराणसी, रंगपुर आदि विशेष रूप से समृद्ध एवं विकसित थे। ये नगर स्तूपों, विहारों, मंदिरों, अतिथि भवनों, धर्मशालाओं एवं सब प्रकार की सुख सुविधाओं से पूर्ण थे। हर्ष के शासन काल में भारत का आंतरिक शासन सुव्यवस्थित हो गया था, जिसके फलस्वरूप विद्या, व्यापार, संस्कृति, कला आदि क्षेत्रों में बहुमुखी विकास हुआ और पड़ोसी देशों में भी इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे लोग भारत को विवेक और संस्कृति का केंद्र मानकर अपनी ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के लिए इस पुण्य भूमि की शरण में आए। हर्ष बहुमुखी प्रतिभा और विलक्षण चरित्र के कारण एक साथ ही राजा, कवि, योद्धा, विद्वान, राजसी और साधु स्वभाव के थे। बौद्ध धर्म का अध्ययन पूरा कर चीन लौटते समय ह्वेन-त्सांग ने कहा था, मैं अनेक राजाओं के संपर्क में आया, किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं। मैंने अनेक देशों का भ्रमण किया है, किंतु भारत जैसा कोई देश नहीं। भारत वास्तव में महान देश है और उसकी महत्ता का मूल है उसकी जनता तथा हर्ष जैसे उसके शासक। अब चलिए बच्चों अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न 1, हर्षवर्धन किन परिस्थितियों में सिंहासन पर बैठा? उत्तर, हर्षवर्धन अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की मृत्यु पर अत्यधिक दुखी हुआ और राजपाट छोड़ने को तैयार हो गया। मंत्रियों के समझाने पर राजा शिलादित्य उपनाम ग्रहण करके हर्ष 606 ईस्वी में कन्नौज के सिंहासन पर बैठा। प्रश्न 2, हर्ष के दान से संबंधित किसी घटना का उल्लेख कीजिए। उत्तर, एक बार राजा हर्षवर्धन दान दक्षिणा की सभी वस्तुओं को, यहाँ तक कि राजकोष की संपूर्ण संपत्ति और अपने शरीर के समस्त आभूषणों को पंडितों एवं विद्वानों को जब दान दे चुके थे, तो एक व्यक्ति ऐसा रह गया जिसे दान देने के लिए उनके पास कुछ शेष नहीं था। दानार्थी बोला, राजन, आपके पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं बचा, मैं वापस जाता हूँ। राजा ने कहा, ठहरो, अभी मेरे वस्त्र शेष हैं जिन्हें मैंने दान नहीं दिया है, और पास खड़ी बहन से अपना तन ढकने के लिए दूसरा वस्त्र मांगकर उसने अपने वस्त्र उतारकर उस याचक को दे दिए। प्रश्न 3, हर्षकालीन भारत का वर्णन कीजिए। उत्तर, हर्ष के समय में भारत को अपने इतिहास के एक अत्यंत भव्य युग को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रश्न 4, ह्वेन-त्सांग ने हर्ष की प्रशंसा में क्या कहा था? ह्वेन-त्सांग ने हर्ष की प्रशंसा में कहा था कि अनेक राजाओं के संपर्क में मैं आया, किंतु हर्ष जैसा कोई नहीं। मैंने अनेक देशों में भ्रमण किया है, किंतु भारत जैसा कोई देश नहीं। भारत वास्तव में महान है और महत्ता का मूल है उसकी जनता तथा हर्ष जैसे उसके शासक। प्रश्न 5, कैसे पता चलता है कि हर्ष की नीति अहिंसावादी थी? उत्तर, हर्षवर्धन ने अपने राज्य में सर्वत्र मांसाहार को निषेध कर दिया था। उन्होंने जीव हिंसा पर रोक लगा दी थी तथा आदेश के उल्लंघन पर कठोर दंड का भी प्रावधान किया था। इससे पता चलता है कि हर्ष की नीति अहिंसावादी थी। बच्चों, आज पाठ 7 कंप्लीट हो गया है।
अन्य पाठों से संबंधित वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर हमारे आदर्श नाम की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो ज़रूर शेयर करें।